नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री में भी हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमने 6 यूनिट कवर कर लिए हैं, ऑलमोस्ट 7 यूनिट कवर कर लिए हैं। लेकिन जो याद रखने वाली बात है, जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि लास्ट की जो 6 यूनिट हैं, टोटल 12 यूनिट हैं, 6 हम करा चुके हैं। लास्ट की जो 6 यूनिट हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनमें से आपको 30 से 35 क्वेश्चन मिल सकते हैं। स्टार्टिंग की भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से एक दो क्वेश्चन आता है हर यूनिट से। छोटी यूनिट है, एक दो क्वेश्चन मिलता है, लगभग 14-15 क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग की यूनिट से मिलते हैं, लेकिन बाद की यूनिट से 35 से 40 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो लास्ट की जो 6 यूनिट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें मिस नहीं करना है। हमने आपको ऑक्टेट रूल पढ़ा दिया है, केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ रहे हैं, उसमें छोटी मोटी डेफिनेशंस और मेनली हमने कौशल और लुईस का ऑक्टेट रूल पढ़ा दिया है, उसकी लिमिटेशंस पढ़ा दी हैं और कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनता है ये समझा दिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का अगला टॉपिक जो है बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं रासायनिक आबंध, और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड हिंदी में कहें तो आबंध। तो ये 3 तरीके के होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोवेलेंट या इसे आयनिक भी कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, हिंदी में से कहते हैं विद्युत संयोजी, विद्युत संयोजी। ठीक है, दूसरे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, इनको बोलते हैं सहसंयोजी। क्लियर है मामला। और तीसरे तरीके के होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन्हें बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध। ठीक है, विद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोवेलेंट यानी आयनिक बॉन्ड, विद्युत संयोजी बॉन्ड। ठीक है, फटाफट से बता रहा हूं, फिर मैं इसे मिटा के आगे बढ़ता हूं। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? यानी सबसे जो 3 में से हम पहला वाला पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड, आयनिक या इसे इलेक्ट्रोवेलेंट भी बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोवेलेंट है, विद्युत संयोजी हैं। और कब बनेंगे ये? तो पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करेगा या कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करेगा यानी देगा या लेगा, तब देने वाले और लेने वाले एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वहां पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। समझ गए? तो एक जाहिर सी बात है कि एक देने वाला है, एक लेने वाला है, तो कभी भी ये वाला बॉन्ड सेम एटम के बीच नहीं बन सकता। जैसे Cl2 यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि दोनों ही लेने वाले हैं, है ना। O2 यहाँ पे भी नहीं बनेगा क्योंकि दोनों ही लेने वाले हैं। देने वाले ऐसे Na2 होता ही नहीं है, Na2 तो कुछ भी। तो आप समझ रहे हैं बात को, 2 एटम अगर एक जैसे हैं तो वहां पे कभी भी आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। डेफिनेशंस तो आप समझ ही गए होंगे कि जब कोई भी एक एटम दूसरे वाले एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, कोई भी एक एटम दूसरे एटम को, अनलाइक एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कैसा? वेलेंट बॉन्ड। ठीक है, विद्युत संयोजी बॉन्ड। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है NaCl का। NaCl देखिए इजी है। Na इसकी वैलेंसी 1 यानी 281, Cl 17 कितना हो जाएगा? 287। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो जाहिर सी बात है अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, तो इस पे आ जाएगा Na पॉजिटिव और Cl एक ले लेगा तो वहां आ जाएगा नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसे कहेंगे आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या विद्युत संयोजी बंध। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है CaCl2। CaCl2 का एग्जांपल देखिए आप। Ca कितना होता है? 20। कितना होता है? 2882।
Cl फिर से देखो 2 Cl हैं, एक Cl हम इधर लिख लेते हैं, एक Cl इधर लिख लेते हैं, ठीक है। इसका 287 अभी अभी देखा है 17 होता है, इसका भी 287। तो ये जो है कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, जबकि क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। समझ रहे हैं बात को? तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो ये डोनर हो गए, ये एक्सेप्टर हो गए। तो क्या हो जाएगा, Ca पे तो हो जाएंगे 2+, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। Cl, इस वाले Cl पे 1- और इस वाले Cl पे 1-, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोवेलेंट या विद्युत संयोजी। क्लियर है मामला? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CaS, ठीक है। फिर वही Ca288 सल्फर क्लोरीन आर्गन कितना 16 होता है सल्फर का 286, ठीक है। तो देखो ये 2 दे सकता है, ये 2 ले सकता है, क्योंकि इसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये 2 देगा, और सल्फर को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 लेने हैं, तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें दे देगा और खुद पॉजिटिव हो जाएगा, सल्फर पे नेगेटिव हो जाएगा, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या विद्युत संयोजी बंध बनेगा। क्लियर है कैसे बनता है? समझ गए इसके बारे में? अब कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हो सकती हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए, और क्या करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं इनकी, जानेंगे अभी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। आइए फेवरेबल कंडीशंस देख लेते हैं कि क्या है फेवरेबल कंडीशन, यानी कब कब ये जो है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या कि विद्युत संयोजी बंध कब बनेगा। तो फेवरेबल कंडीशन या कहें मुख्य शर्तें, ठीक है। देखो सबसे पहले वो आप जानते हैं, पहली कंडीशन आप जानते हैं क्या, एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, दूसरे के पास डेफिशिएंसी यानी कम होने चाहिए। एक के पास एक्सेसिवनेस, एक के पास डेफिशिएंसी, एक देने वाला हो एक लेने वाला हो। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, एक एटम के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो और दूसरे के पास कम इलेक्ट्रॉन हो, यानी वो चाहने वाला हो और ये डोनेट करने वाला हो। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है क्योंकि पहला देगा दूसरा लेगा, तो जो पहला एटम है वो मेटल का होना चाहिए यानी धातु होनी चाहिए, और दूसरा वाला जो एटम है वो नॉन मेटल होना चाहिए यानी अधातु होना चाहिए। क्लियर है मामला? 2 हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, लिखते जाना, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। तीसरा क्या है, एक दे रहा है एक ले रहा है, तो एक हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो ले पाएगा, तभी तो वो दे पाएगा। तो तीसरी कंडीशन क्या है, एक एटम हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो और दूसरा एटम हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव हो। 3 कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन है कि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या उससे ज्यादा होना चाहिए। कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, नहीं ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए, इक्वल या उससे बड़ा, ठीक है। ये कौन सी, ये भी अच्छी कंडीशन है चौथी, कि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.7 या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। पांचवा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई लिख दूं या ये ऐसे लिख दूं, ठीक है। और अगली कंडीशन है, द लास्ट कंडीशन इज, वैसे लास्ट ही लिख लो या चलो एक साथ में और बता दूंगा, पहले छठी लिख लो। छठी कंडीशन क्या कह रही है कि जो पहला वाला एटम है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्या कहेंगे इसे हिंदी में, आयनाइजेशन यानी पोटेंशियल विभव, कौन सा विभव कहेंगे, आयनाइजेशन यानी आयनन विभव। पहले एटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन विभव लो होना चाहिए और दूसरे इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन बंधुता हाई होनी चाहिए। समझ गए, आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन विभव कम,
इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा दूसरे वाले की, पहले वाले का आयनन विभव कम, दूसरे वाले की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होनी चाहिए। ये है 6। और 7वां तो आप जानते ही हैं, पहले इलेक्ट्रॉन की लास्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि दूसरे एटम की में 6 7 और 8 नहीं 5 6 7 कर लो। 8 पे तो वो ना दे पाएगा ना ले पाएगा, कितने 5 6 7। ये पहले एटम के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए लास्ट सेल में, और दूसरे वाले के इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्लियर है मामला? ये है फेवरेबल कंडीशन किसकी? आयनिक बॉन्ड बनने के लिए। फटाफट से आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। आइए अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, या कहें गुण, आयनिक बॉन्ड के गुण। ठीक है, तो लिख लीजिए, मैं बस नंबर डाल के समझा दे रहा हूं आपको, आप जो है बस लिख लीजिए। सबसे पहला कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो कैसी स्टेट में मिलेंगे आपको? वो मॉलिक्यूलर में नहीं बने होते, जबकि आयनों से मिलके बने होते हैं। अगर आप उन्हें अंदर देखेंगे तो वो मॉलिक्यूल से ना होके प्लस माइनस ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो आयनों से मिलके बने होते हैं। पहला हो गया। अब क्योंकि आयनों से मिलके बने होते हैं तो इनके बीच में हाईली जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, है ना? कौन सा वाला? जो विद्युत संयोजी बल, इलेक्ट्रोकेमिकल बल बोलेंगे ना, हिंदी में बोलते हैं विद्युत संयोजी बल लगेगा, यानी जो Q1 Q2 के बीच लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो लगेगा इसमें। तो काफ़ी टाइटली एक दूसरे को बांध लेंगे। क्योंकि अब ये एक दूसरे को बांध लेंगे तो ज़्यादा हमें हाईली एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसी वजह से इनके BP और MP हाई होते हैं। ठीक है, BP यानी बॉइलिंग पॉइंट और MP यानी मेल्टिंग पॉइंट। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, पहले तो ये लिख लीजिए क्योंकि ये आयनों से मिलके बने हैं, इसलिए इनके बीच बहुत हाईली अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। इस वजह से नंबर 3 पे लिखिए, फिर इस वजह से इनके BP और MP हाई होते हैं। 3 हो गए। पहले नंबर पे क्या लिखेंगे कि ये मॉलिक्यूल से नहीं बने होते, या आयनों से मिलके बने होते हैं। दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे? इनके बीच में हाईली अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। नंबर 3 पे क्या लिखेंगे? इनके BP और MP हाई होते हैं, BP और MP हाई होते हैं। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। अगला पॉइंट क्या है? किसी भी पोलर सॉल्वेंट में जब आप इन्हें घोल देंगे, किसी भी पोलर सॉल्वेंट में जब आप इन्हें घोल देंगे तो ये घुल जाते हैं, जबकि नॉन पोलर में ये नहीं घुलेंगे। पोलर सॉल्वेंट समझते हैं जिनमें पोलैरिटी होती है, H2O है, HCl है, H2O है, HCl है, यानी जिनमें पोलैरिटी होती है, ऐसे सॉल्वेंट्स के अंदर ये घुल जाते हैं। आयनिक जो कंपाउंड होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में घुल जाएंगे, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जो कि कार्बनिक, जो कि ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है उनके अंदर ये नहीं घुलेंगे। क्लियर है मामला? तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 क्या हो गया? जब ये अपनी सॉलिड स्टेट में होंगे, मोस्टली ये आपको सॉलिड स्टेट में ही मिलेंगे ड्यू टू हाईली अट्रैक्टिव फोर्स। 5वां पॉइंट है कि ये आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे ज़्यादातर, और इस स्टेट में यानी जब ये सॉलिड में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर की तरह काम करेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराएंगे। लेकिन जैसे ही ये अपनी मॉल्टन स्टेट में पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर बन जाएंगे। तो 5वां पॉइंट समझ गए? 5वां पॉइंट ये है कि ये अपनी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, जबकि लिक्विड स्टेट में अपना इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कैसे होता है, चार्ज के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है। ठीक है, तो जब ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो चार्ज जो है वो अपना इधर से उधर ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जब ये लिक्विड में पहुंच जाएंगे तो इनका जो चार्ज है वो इधर से उधर भाग पाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? 6th, क्योंकि ये चार्ज से मिलके बने हैं तो इनकी रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। क्लियर है? तो पॉइंट नंबर 6 पे लिख लीजिए कि ये इनकी जो रिएक्शंस हैं वो बहुत फास्ट होती हैं। 10⁻⁸ सेकेंड में ये अपनी रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। चाहूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10⁻⁸ सेकेंड। ठीक है, इतने सेकेंड में ये जो है अपनी रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसकी? आयनिक बॉन्ड की। तो ये कंप्लीट हो गया आपका आयनिक बॉन्ड, जिसमें हमने आपको बताया कैसे बनते हैं,
फिर हमने आपको बताया फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं, फिर हमने आपको बताया इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब आगे बढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। ठीक है, फटाफट से जो आपको लिखना हो लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। आइए अगला हम पढ़ते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। सह संयोजी बॉन्ड, बॉन्ड माने बंध। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें मैं जैसे कि हम आयनिक बॉन्ड में क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ पे साझेदारी होगी। क्लियर है? तो अब साझेदारी होगी तो अब जो कंडीशंस, चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप साझेदारी समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अब साझेदारी होगी तो ज़्यादातर आपको कैसे एटम्स मिलेंगे, एक जैसे, है ना, एक जैसे मिलेंगे। अगर एक के पास ज़्यादा है एक के पास कम है तो वो साझेदारी कर ही नहीं पाएंगे। दोनों को बराबर की कमी होगी, दोनों एटम्स के पास बराबर की कमी होगी, वो तभी तो साझेदारी कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास Cl है, अब एक और Cl के साथ क्या होगा, इसके पास 7 है 287, और इसके पास भी 7 है 287, इसे भी एक चाहिए, इसे भी एक चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये क्या करेंगे, ये इसके साथ साझेदारी कर लेगा, तो 7 और 1 8, 7 और 1 8, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। यानी दोनों अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे कि जब तुझे जरूरत हो तो तू ले ले भाई, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा भाई। ठीक है, इस तरीके से दोनों के बीच में दोस्ती हो जाएगी और यहाँ पे बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। जब दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, एक इसका, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, सिंगल बॉन्ड बन गया, तो इसे कहते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिंगल भी बनेगा, डबल भी बनेगा और ट्रिपल भी बनेगा। डबल कब बनेगा, ऑक्सीजन के केस में O2 यानी O, यहाँ कितना होता है 2,6, दोनों को दो की जरूरत है, दोनों को दो की जरूरत है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 ये 2 इसके ले लेगा 8, 6 ये 2 इसके ले लेगा 8। अब दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यानी 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। क्योंकि साझेदारी हुई है इसलिए क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। समझ रहे हैं आप, सहसंयोजी बंध बन जाएगा। तो दो से एक और 2 से 1 क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, किसके केस में, N2 के केस में। N 7 होता है, 2,5 2,5 2,5। ठीक है, 5 कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 3 की साझेदारी कर लेंगे। जब इसको चाहिए 5 और 3 8, 5 और 3 8, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तीनों की साझेदारी कर लेंगे ये। अब दोस्ती और तगड़ी हो गई, यानी क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है मामला? तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितने बॉन्ड बन सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब जब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ ही गए हैं तो इनकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं। जैसे नंबर 1, इनकी रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? नंबर 2, बॉन्ड स्ट्रेंथ, या कहें बंध ऊर्जा। किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सिंगल बॉन्ड ज्यादा लंबा होता है, फिर डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए कि भाई रिएक्टिव सबसे ज्यादा कौन होगा और बॉन्ड एनर्जी किसके पास ज़्यादा होगी, लेंथ किसके पास ज़्यादा होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। फटाफट से स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा फेवरेबल कंडीशंस कौन सी हैं ताकि कोवेलेंट बॉन्ड बन सके। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, फेवरेबल कंडीशन है ना। फेवरेबल कंडीशन क्या है इसकी,
फेवरेबल कंडीशन। क्या होनी चाहिए फेवरेबल कंडीशन, यानी शर्तें क्या हैं कि ये कब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो नंबर 1 लिख लीजिएगा कि दोनों ही एटम के पास बराबर की इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों ही जो एटम्स हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन की बराबर की कमी होनी चाहिए, यानी इसके पास जितनी कमी है दूसरे वाले के पास भी उतनी ही कमी हो। या फिर कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा बन जाते हैं, CH4 है तो इस पर तो बराबर की कमी नहीं है, लेकिन होल तो 4, अगर पूरे H4 की बात करें तब तो 4 की ही कमी है, तो C के पास भी 4 की कमी है और H4 के पास भी 4 की कमी है। समझ रहे हैं बात को। अगर इंडिविजुअल बात करेंगे तो यहाँ तो 1 की कमी है, तो मैं बात कर रहा हूँ पूरे की, यानी C पे अगर 4 की कमी है तो दूसरे वाले के पास भी उतनी ही की कमी होनी चाहिए। ये होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई, यहाँ लिख लीजिए आयनाइजेशन पोटेंशियल शुड बी हाई। तीसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है कितना होना चाहिए, 0। वहाँ पे कितना था 1.7 या उससे ज़्यादा, यहाँ पे कितना है 0। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0। क्लियर है मामला। नंबर 4 ये आपको चाहिए क्या, नॉन मेटल। नॉन मेटल चाहिए क्योंकि मेटल्स तो डोनेट करती हैं, तो नॉन मेटल किसकी होनी चाहिए, पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक की नॉन मेटल मिल जाए, कौन कौन से की, 5th की, 6th की और 7th की। 8th तो बेकार है, वो तो किसी काम का है नहीं आपके, तो ये मिल जाए। ठीक है, और नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है वो कम होना चाहिए। क्लियर है मामला। तो ये टॉपिक है, ये जो 5 कंडीशंस हैं, अगर ये 5 कंडीशंस फॉलो होती हैं तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्लियर है मामला। फटाफट से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। आइए कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फटाफट से लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं। ठीक है, 3-4 बहुत रहेंगी या 5 बहुत रहेंगी, 5 लिख लीजिए, चलो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले पहली लिखिए कि मैंने आपको बताया कि जो आयनिक बॉन्ड, जब मैं आपको आयनिक के बारे में बता रहा था, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको बताया वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में हाईली अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, आयंस होते हैं, है ना, तो इस वजह से हाईली अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। लेकिन यहाँ पे वॉन्डरवॉल फोर्स काम करता है। यहाँ पे जो है आयनिक तो है नहीं, यहाँ पे तो मॉलिक्यूलर है ना, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, वॉन्डरवॉल। वॉन्डरवॉल होता है वीक फोर्स। वीक फोर्स होने की वजह से ये आपको सॉलिड स्टेट में नहीं मिलेंगे। सामान्यतः जनरली आपको सॉलिड स्टेट में नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, या तो लिक्विड मिलेंगे या गैस मिलेंगे। लेकिन एक कंडीशन और है, अगर इनके मॉलिक्यूलर वेट हाई वाले देखे जाएं, हाईली मॉलिक्यूलर वेट देखे जाएंगे, तो आपको ये सॉलिड में मिलेंगे। जैसे एग्जांपल में आप लिख लीजिए, ये वाला बात पहले लिख लीजिए, क्या कि जनरली ये आपको लिक्विड में मिलेंगे या गैस में मिलेंगे, क्योंकि इनके बीच में वीक वॉन्डरवॉल फोर्स काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो ये क्या है, गैसों से स्टेट में मिलता है क्लोरीन। फिर ब्रोमीन की बात करें तो ये तो आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ब्रोमीन किसमें मिलता है, लिक्विड में। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जब मैं मेटल और नॉन मेटल पढ़ा रहा था। और आयोडीन किसमें मिलता है, सॉलिड स्टेट में। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ऊंचे मॉलिक्यूलर वेट का है। ये तो छोटे हैं, लेकिन आयोडीन तो बहुत ऊपर पहुंच गया, तो ये कैसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट का हो गया। जब ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट का हो गया तो आपको सॉलिड में मिल सकता है। तो ठीक है, ये वाली बात लिख लीजिए कि अगर कम मॉलिक्यूलर वेट है तो आपको जनरली किस में मिलेंगे, लिक्विड में या गैस में। लेकिन हाई पहुंच जाएंगे तो काय में मिलेंगे, फिर ये आपको मिलेंगे सॉलिड में। क्लियर है मामला। अच्छा, अब अगली बात आप लिख लीजिए, क्योंकि इनके बीच में वीक वॉन्डरवॉल फोर्स काम कर रहा है, तो बहुत ही कम हीट में ये पिघल जाएंगे। वैसे तो पिघले हुए हैं, और जो पिघले हुए नहीं हैं वो बहुत ही कम हीट में, यानी इनके बीपी और एमपी लो होते हैं। बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट, एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट। इनके बीपी और एमपी कम होते हैं। हिंदी में बात करें तो बीपी यानी बॉइलिंग को क्या कहते हैं, क्वथनांक, और मेल्टिंग को कहते हैं गलनांक। गलनांक और क्वथनांक इनके कम होते हैं। क्लियर है मामला। तीसरा फटाफट से लिख लीजिए, ये उसके उल्टे हैं। अगर आपको आयनिक याद है ना, तो उनका उल्टा उल्टा करते जाओ सारे।
वो क्या था, वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल था। कौन, आयनिक, ये है कोवेलेंट, ये पोलर में सॉल्युबल नहीं होंगे लेकिन नॉन पोलर में सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए नॉन पोलर में सॉल्युबल, नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी अध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलायकों में विलेय, और पोलर यानी ध्रुवीय विलायकों में अविलेय। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये घुल जाएंगे जबकि पोलर में ये नहीं घुलेंगे, अध्रुवीय विलायकों में ये घुल जाएंगे जबकि ध्रुवीय विलायकों में नहीं घुलेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि हमें ये पोलर है सॉल्वेंट या नॉन पोलर है? जिन सॉल्वेंट्स के पास आयनों में पोलैरिटी होती है, ठीक है, H2O है, HCl है, इनके पास H+Cl- में टूटने की क्षमता है, तो इन्हें कहेंगे पोलर सॉल्वेंट। और जितने भी ऑर्गेनिक वाले हैं वो सारे कैसे हैं? केरोसिन है, मिट्टी का तेल, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो सारे कैसे होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो कोऑर्डिनेट, जो जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं जबकि पोलर में नहीं होंगे। क्लियर है मामला? अगला पॉइंट क्या है कि अब इनके पास आयंस तो है नहीं, जब आयंस नहीं होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर भी नहीं होंगे। तो अगला जो पॉइंट है उसे फटाफट से लिख लीजिए कि ये जो हैं नो कंडक्शन ऑफ DUCTION, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन नहीं करते हैं। और नंबर 5, क्योंकि इनके अंदर आयन नहीं है, मॉलिक्यूल काम करेंगे, मॉलिक्यूल काम करेंगे तो इनका रिएक्शन का रेट जो है स्लो हो जाएगा। ठीक है, वो बहुत फास्ट करते थे, 10⁻⁸ सेकंड में अपनी रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते थे, ये बहुत स्लो रिएक्शन करेंगे, यानी धीरे धीरे इनकी रिएक्शन चलेगी। ठीक है, फटाफट से ये 5 पॉइंट लिख लीजिए। अगर आपने नहीं लिखे तो वीडियो को पीछे करके लिख सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं, बहुत ही काम में आने वाले हैं, फटाफट से कर लीजिए। अब चलते हैं आगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरफ। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक की। अरे यार, ये हम अपने माइक से बहुत परेशान हैं। अगले टॉपिक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बॉन्ड इसे कहते हैं उप सहसंयोजी। अब क्योंकि इसमें देखो उप आ रहा है, यानी ये बीच की कंडीशन बनेगी, ना तो ये पूरी तरीके से आयनिक बॉन्ड होंगे, ना ये पूरी तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, ना तो ये पूरी तरीके से विद्युत संयोजी यौगिक बनाएंगे, ना पूरी तरीके से सहसंयोजी यौगिक बनाएंगे, ये बीच के बनाएंगे। तो इनकी प्रॉपर्टी भी बीच वाली होंगी, इनकी डेफिनेशन भी बीच वाली होगी, सब कुछ बीच का होगा इनका। जैसे अब बनेंगे कैसे, ये क्या कंडीशन चाहिए इनको बनने के लिए? नंबर 1, मतलब नंबर डाल के लिख लीजिए कि 2 एटम ऐसे चाहिए आपको जिसमें पहले का ऑक्टेट पूरा हो चुका हो, पहले का अष्टक पूरा हो चुका हो और दूसरे के पास कमी हो। समझ रहे हैं? पहले के पास तो अपना ऑक्टेट पूरा है, वो तो चैन से बैठा है, लेकिन दूसरे के पास कमी है तो ये कहता है कि चल मुझसे ले ले, मेरे पास तो पूरा हो चुका लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है तो तू ले ले। ठीक है, बात समझ रहे हैं? वहां पे दोनों के पास कमी थी तो दोनों आपस में साझेदारी कर लेते थे कि तू मेरा ले ले, मुझे अपना दे दे। किसमें? कोवेलेंट बॉन्ड में। आयनिक में एक एक्स्ट्रा होता था, दूसरे को चाहिए होता था, वो अपना दे देता था। लेकिन यहां क्या है, एक के पास कमी है, दूसरे के पास अधिकता है लेकिन नहीं भी है, अपना ऑक्टेट पूरा करके बैठा है, तो ये दूसरे वाले को केवल दे देता है, उससे लेता कुछ नहीं है, दूसरे वाले को अपना डोनेट कर देता है। ठीक है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के बाद। क्लियर है मामला? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने कोई कंपाउंड बनाना है AB, ए के पास अपना ऑक्टेट पूरा कर चुका है, 2 4 6 8। अपना ऑक्टेट पूरा करने के बाद भी इस पे कोई इलेक्ट्रॉन अगर बच जाता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। क्लियर है मामला? और इसे दिखाएंगे कैसे? ऐसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास है एग्जाम्पल NH4Br। अब देखिए कैसे बनाएंगे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है, इसने 4 के साथ तो साझेदारी कर ली हाइड्रोजन के साथ, 4 के साथ तो किसके साथ साझेदारी हो गई? हाइड्रोजन के पास। अब इसके 8 हो गए पूरे, 2 यहां 2 यहां 2 यहां 2 यहां, लेकिन अभी एक Br और बचा है। Br को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे निकाल के यहां पे दे देंगे। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा? NH4+ और Br-। क्लियर है मामला? क्लियर है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से गया है तो आप यहां पे ये तीर लगा सकते हैं।
समझ में आ रही है बात? क्योंकि इसका तो पूरा हो गया ना, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था ना, इसने तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया 4 हाइड्रोजन के साथ मिलके, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इसने डोनेट कर दिया किसको? ब्रोमीन को। ब्रोमीन को डोनेट कर दिया कि भाई तू ले जा अपना इलेक्ट्रॉन, तू अपना काम बना ले और हमारे साथ कंपाउंड बना। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ये बहुत पॉपुलर है। सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये बार बार पूछा जाता है। H2SO4। अब देखो सेंट्रल एटम S है, सल्फर की कितनी होती है? सल्फर क्लोरीन 16, 2 8 6 है। अब देखो इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन के पूरे हो गए 6 7 8, 6 7 8। क्लियर है मामला? एस आ गए, ओके आ गए, एच आ गए, अब 2 और रह गए, एक यहां एक यहां। सल्फर के देखो, सल्फर ने कितने कितने बना लिए, अपने बॉन्ड पूरे कर लिए कि नहीं? उसे 2 की जरूरत थी, 2 पूरे कर लिए कि नहीं? सल्फर को कितने चाहिए थे? 2, दोनों उसने अपने पूरे कर लिए। अब ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो 6 थे, ढंग से समझ लो, 6 थे। सल्फर की कितना होता है? 286। 6 थे, कायदे में से 2 की जरूरत थी, लेकिन इसने एक तो यहां से साझा कर लिया, 2 बढ़ गए, एक यहां से साझा कर लिया, 2 बढ़ गए, 2 और 2 4, 4 ही तो हुए। कायदे में इसके गए कितने? 2, हो गए कितने? 4। अभी इसके पास 4 और बचे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सल्फर के पास 6 थे, एक का इसके साथ साझा किया, एक साझा करने पे 2 बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। यहां तो कोवेलेंट बॉन्ड बनना है ना, कोवेलेंट बॉन्ड में 2 मिलते हैं, 2 यहां से मिल गए, 2 यहां से मिल गए, 4 मिल गए। जबकि साझा तो इसने अपने 2 ही इलेक्ट्रॉन करे, मिल कितने गए? 4। इसके पास थे 6, 2 की साझेदारी कर चुका है, तो 4 ही तो बचे। अब ये 4 को इन दोनों को डोनेट कर सकता है, जो वो करेगा। 2 इसको दे देगा, 2 इसको दे देगा, बन गया H2SO4। समझ गए बात को? बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको ये समझना है कि जो सेंट्रल एटम है या जो डोनर है वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के बाद उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, उतने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देगा अपने साथी को। क्लियर है? ये वाला केस समझ गए? ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है H2SO4 का, इसे बिल्कुल नहीं आपको मिस करना है। समझ गए? ये इजी भी है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्कुल बीच की होंगी। जैसे फिजिकल स्टेट, ये आपको तीनों ही स्टेट में मिलेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों ही स्टेट में मिलेंगे। नंबर 2 MP और BP, इनके MP और BP आयनिक कंपाउंड से तो कम होते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ तो स्ट्रांगली फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पे तो स्ट्रांग फोर्स काम कर रहा है, हालांकि यहाँ पे तो कोवेलेंट वाला ही जो वीक वंडरवॉल फोर्स काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रांग कर रहा है, तो इसलिए इनके आयनिक से कम लेकिन कोवेलेंट से ज़्यादा हो जाते हैं BP और MP। फिर है सॉल्युबिलिटी, ये क्या करते हैं? पोलर सॉल्वेंट में धीरे धीरे घुलेंगे, लेकिन नॉन पोलर में तेजी से घुल जाएंगे। दोनों की क्वालिटीज लिए हुए हैं, आयनिक की भी और कोवेलेंट की भी। आगे चलते हैं, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं, इनके पास आयन नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं। इतनी ये बात है किसकी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। बहुत धीरे धीरे मैंने आपको पढ़ाया है, इन डेप्थ पढ़ाया है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से कहिएगा, फैमिली मेम्बर से कहिएगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं 1000 का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।